हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कि हमारा एक डिटेल सेशन चल रहा है विच इज़ एन स्टेप 1 अक्टूबर सेशन। और इसके अंदर जो हम जितने भी सिस्टम है उसके हम संडे रैपिड रिवीजन्स लाजमी करते हैं कि जितना हमने एक हफ़्ते के अंदर पढ़ा है हम उसको जो संडे है उसको पूरा का पूरा जो है वो रिवाइज लाजमी करते हैं। तो टिल नाउ हमने जो है वो अपनी एम्ब्रियो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को जो है वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और अगर आप हमारा डिटेल सेशन जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस जस्ट 1500 है। और उस 1500 के अंदर आपको ये साथ के साथ रिसोर्सेज प्लस आपको जो डेली लेक्चर है लाइव जूम के ऊपर वो आपको जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। और ये सारी चीज़ें आपको गूगल ड्राइव के ऊपर एक्सेस दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, साथ ही संडे लेक्चर नोट्स भी आपको जो है वो मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, ये फर्स्ट सेक्शन एम्ब्रियोलॉजी का। तो आपको पता है कि जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो आपका फीटल एरिथ्रोपोसिस का है। फीटल एरिथ्रोपोसिस का मतलब क्या होता है कि फीटस के अंदर यानी कि बच्चा जो अभी माँ के पेट के अंदर है उसके अंदर जो ब्लड सेल्स हैं, क्या है, जो ब्लड सेल्स हैं उनके बनने का प्रोसेस। तो सबसे पहले क्या होती है, ब्लड की फॉर्मेशन होती है, यानी कि कहाँ पे हो रही होती है, योग सैक के अंदर। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि फर्स्ट आपकी ब्लड की फॉर्मेशन क्या होगी, तो योग सैक। और योग सैक कितने महीनों तक होता है, तो आपने बताना कि 8 वीक्स तक होता है। और 6 वीक से आपका क्या होना स्टार्ट हो जाता है, लिवर। टिल द बर्थ आपका जो लिवर होता है वो कहीं ना कहीं आपका जो स्पोर्टिव मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि अर्लीस्ट जो आपकी फीटल एरिथ्रोपोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, वो आपका योग सैक होता है। और अगर कोई आपसे ये पूछे कि व्हाट इज़ द मेजर साइट फॉर द फीटल एरिथ्रोपोसिस टिल बर्थ, तो अब आपने बताना लिवर, क्योंकि 6 हफ्ते से जो है वो आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाता है, अगर वो सेकंड मेजर साइट का ना पूछे, तो अगर वो ये पूछे कि जो सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर कौन सा स्टार्ट होता है, तो आपने बताना फीटल लिवर स्टार्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो स्प्लीन इसके साथ जो है रोल प्ले कर होता है। और अडल्ट यानी कि आप मेरे अंदर जितने भी सेल्स की फॉर्मेशन है वो हमारी बोन मैरो के अंदर हो रही होती है, ठीक है। तो सबसे पहले योग सैक में बनता है, फिर उसके बाद जो है लिवर है और स्प्लीन उसको प्रोसेस करता है। और सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर जो लिवर होता है वो आपका मेजर ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन होता है। और बर्थ के करीब होने तक आपकी जो बोन मैरो है वो आपकी मेन साइड जो है वो बनना स्टार्ट हो जाती है। और आफ्टर द बर्थ जो है वो आपके बोन मैरो के अंदर बनना स्टार्ट होते हैं। अगर किसी भी किस्म की जो है वो आपको हमें डिजीज़ काज होती है तो उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस। कोई भी ऐसी बीमारी जो बोन मैरो से बाहर की बीमारी हो, चाहे लिवर के अंदर हो रही हो, स्प्लीन के अंदर हो रही हो, उसे हम एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस कहते हैं, ठीक है। अगर सीवियर फीटल एनीमिया है विद एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस है तो क्या लीड करेगा, हिपैटोस्प्लीनोमेगाली, यानी कि स्प्लीन और लिवर के अंदर यानी कि बोन मैरो से हट के जिसके अंदर भी मसला आएगा उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस, यानी कि लिवर और स्प्लीन। तो सीवियर एनीमिया विद एडिमा हो तो उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा होता है, हेड्रोप्स फिटालिस, ठीक है। तो ये आपके जो है एनआरई जो है वो क्लूज हैं। क्विकली जो है हमने रिवाइज करें क्योंकि डिटेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिन बच्चे हमारे से डिटेल सेशन पढ़ रहे हैं। हीमोग्लोबिन डेवलपमेंट में क्या होता है बच्चों, जब आपका एचबी होता है, अब एचबी जो होता है वो फीटल लाइफ के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो आपका चेंज होता रहता है, यानी कि फीटस के अंदर जो आपके हीमोग्लोबिन होते हैं हम क्या कहते हैं, HbF, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन क्या होता है आपका, HbF। हीमोग्लोबिन F का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा। याद रखें अल्फ़ा का मतलब होता है आपका हमेशा, यानी कि ऑलवेज। चाहे हम अल्फ़ा अडल्ट के अंदर देखें चाहे फीटस के अंदर देखें, अल्फ़ा हमेशा होगा, लेकिन बीटा या गैमा इनके अंदर डिफरेंस आता है। बीटा अडल्ट के अंदर होता है और गैमा आपका फीटस के अंदर होता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो वो आपके बीटा चेंज होता है, आपको बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो याद रखें जो हीमोग्लोबिन फीटल है उसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं आपके, अल्फ़ा 2 और गैमा 2, ठीक है। और जिनके साथ जो आपकी बाइंडिंग है 2,3-BGP की जो बाइंडिंग है वो आपकी कम हो जाती है। अब हीमोग्लोबिन फीटर के पास जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जो स्ट्रांगली बाइंड कर रहा होता है, वो क्यों कर रहा होता है, उसके पास जो 2,3-BGP की जो बाइंडिंग है वो वीकली बाइंड करता है। अब ये अगर कम बाइंड करेगा तो ऑक्सीजन जो होता है वो इसके साथ ज़्यादा बाइंड करेगी। दैट्स वाई हीमोग्लोबिन फीटल के पास ज़्यादा सलाहियत होती है ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करने की, ठीक है। तो फीटस जो होता है वो क्यों, उसने मेटरनल ब्लड से ऑक्सीजन लेनी होती है, दैट्स वाई उसके पास ऑक्सीजन की एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अदरवाइज अगर ये ना हो तो बच्चा जो होता है उसको साइनोज्ड कंडीशन के अंदर जो हम देखते हैं, ठीक है। अब बर्थ के बाद क्या हो जाता है कि आपका जो गैमा चेंज होते हैं वो आपके कहाँ चेंज हो जाते हैं, बीटा चेंज के अंदर, लेकिन अल्फा रिमेन्स कांस्टेंट इन एवरीवन, फीटस हो चाहे अडल्ट हो, क्यों, अल्फा इज ऑलवेज, ठीक है। और बीटा चेंज होती है वो HbA जो है वो आपका हीमोग्लोबिन फीटल जो होता है वो आपका किसके अंदर चेंज हो जाता है, हीमोग्लोबिन अडल्ट के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक हो गया। बाकी ये आपके जो है वो एनआरई क्लूज होते हैं कि हीमोग्लोबिन फीटल में क्या होता है, हीमोग्लोबिन ए में आपको जो है वो क्या देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। न्यूबॉर्न अगर सिकल है बट एसिम्प्टोमेटिक है तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन, क्यों, जब बच्चा पैदा होता है ना, यानी कि न्यूबॉर्न
न्यूबॉर्न जो बेबी होता है ना, इसके अंदर आपके हीमोग्लोबिन अडल्ट भी होते हैं और हीमोग्लोबिन फीटल भी होते हैं। आप हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस आगे पढ़ेंगे तो आपको ये दोनों चीज़ें दिखाई देंगी। अगर उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन अडल्ट की जगह पे सिकल बनना स्टार्ट हो गया तो ये हीमोग्लोबिन फीटल जो होता है तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प आउट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप की। बच्चों एबीओ ब्लड ग्रुप में आपने मोस्ट कॉमनली आपका मेरा सबका जो ब्लड ग्रुप होता है वो ए होता है, किसी का बी होता है, ए पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है, ए बी पॉजिटिव होता है, ओ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। अब उसको अगर हमने पढ़ें तो सबसे पहले अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरी बॉडी के अंदर ए एंटीजन होंगे, लेकिन मेरे बॉडी के अंदर खिलाफ किसके होंगे? बी, यानी कि ए बी के खिलाफ होता है। ठीक है, ए बी को बॉडी के अंदर आने नहीं देता। अगर बी है तो अगर ए बी को नहीं आने देता तो क्या बी ए को आने देगा? नहीं। तो इसके अंदर बी एंटीजन होते हैं जो आपके बॉडी के अंदर ए को नहीं आने देते, यानी कि ए का जो ब्लड ग्रुप है वो आपके बी को ब्लड नहीं दे सकता और बी वाला ब्लड ग्रुप है वो आपको हम ए को नहीं दे सकते। ठीक है, तो ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर जो आपके आरबीसीज होते हैं उसके सरफेस के ऊपर जो सा वो आपके एंटीजन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि इसके अंदर ग्रुप कौन सा है। अगर वो ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीजन ए होगा, ग्रुप बी है तो उसके अंदर एंटीजन ग्रुप बी होगा। अगर ए भी है, ठीक है, उसके अंदर दोनों आपके एंटीजन्स पाए जाएंगे, उसके अंदर आपका ए भी होगा, बी होगा, लेकिन इसके अंदर भी किसी के खिलाफ मतलब नफरत नहीं होती। अब ये ए से भी ले सकता है, ठीक है, और बी से भी ले सकता है, दोनों से ले सकता है, लेकिन ये दे सिर्फ एक को सकता है, वो है ए बी। ठीक है, क्यों? इसके खिलाफ ए बी एंटीजन है। अगर हम ए बी को एंटीबॉडीज़ ए के अंदर देंगे तो जो बी बचेगा, ठीक है, ए तो चलो चला जाएगा, बी उसके खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर देगा। अगर बी के अंदर देंगे तो बी तो हम उसको बॉडी जो कंज्यूम कर लेगी, लेकिन व्हाट अबाउट ए उसके जो सा वो खिलाफ चला जाएगा। ओ जो सा होता है उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी एंटीजन नहीं होता। क्यों? और ओ ए बी ओ याद रखें, ए बी को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट, याद रखें। ठीक है, लेकिन ओ जो सा होता है नेगेटिव, वो आपका यूनिवर्सल डोनर होता है, सबको दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता। और एबीओ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के अंदर आपको आईजीएम मोस्ट कॉमनली जो सा वो आपको देखने को मिल रहा होता है। ओ के अंदर जो सा वो आपको क्या देखने को मिल रहा होता है? आईजीजी, जो क्रॉस कर लेता है प्लेसेंटा को। फीवर विद फ्लैग पेन, हीमोग्लोबिन आफ्टर ट्रांसफ्यूजन आपको क्या देखने को मिल रहा होता है? एबीओ मिसमैच। नेक्स्ट बात करते हैं आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम्स की, यानी कि आरएच के। अब आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या होता है? यानी कि आपके दो ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं, एक आरएच पॉजिटिव नेगेटिव और एक एबीओ। तो आरएच सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आरएच सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी क्या होती है? एंटी डी एंटीजन्स। अब डी एंटीजन जो होता है वो आपके प्रेजेंट हो तो इसका मतलब है आरएच पॉजिटिव, यानी एब्सेंट हो तो आरएच नेगेटिव, यानी कि डी एंटीजन प्रेजेंट हो तो आरएच पॉजिटिव, डी एंटीजन एब्सेंट हो तो आरएच नेगेटिव। अब अगर आरएच नेगेटिव मतलब अगर आरएच पॉजिटिव फीटर मतलब बच्चा पॉजिटिव वाला है, अब पॉजिटिव किसके थ्रू आता है? फादर के थ्रू। किसके थ्रू आता है? फादर के थ्रू। फादर के थ्रू अब बच्चे को क्या मिला? पॉजिटिव आरएच। माँ कौन सी थी? आरएच नेगेटिव। तो उसके अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? सेंसिटाइजेशन। और उसके अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगा? हमारी माँ के अंदर जो है वो एंटी डी जो है वो आपका बनना स्टार्ट हो जाएगी, जो आपके पहले बेबी को तो अफेक्ट नहीं करेगी लेकिन सेकंड बेबी को क्या करेगी? अफेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर आपको जो मेटरनल एंटी डी है वो प्लेसेंटा क्रॉस करेंगे और फीटल के अंदर हेमोलाइसिस जो है वो आपके काज करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आपके जो आरएच एंटीबॉडीज़ हैं उनको आरएच बॉडीज़ हैं, आरएच एंटीबॉडीज़ हैं वो आपके आईजीजी होते हैं। और इसके अंदर हम इंजेक्शन कौन सा देते हैं? उसको कहते हैं रोगम। ये आपका एंटी डी एंटीबॉडीज़ होते हैं और ये हमने 72 आवर्स के अंदर जो है वो आपने देने होते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बात करते हैं हेमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न, जो उसी से रिलेट करी होती है। हेमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न के अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? अब इस डिजीज़ के अंदर जो मेटरनल एंटीबॉडीज़ होते हैं वो फीटल आरबीसीज को क्या करी होती हैं? डिस्ट्रॉय करी होती हैं। अब इंपॉर्टेंट एंटी बॉडी जो होते हैं वो आपकी क्या होती है? आईजीजी क्यों होती है? आईजीजी आपके प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है। जब वो क्रॉस करती है तो आरएच एंटी इनकम्पेटिबिलिटी जो है वो आपकी सीवियर डिजीज़ की तरफ जो है वो चली जाती है। जबकि जो आपकी एबीओ होती है, एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी वो आपकी क्या होती है? माइल्ड कंडीशन होती है। आरएच इनकम्पेटिबिलिटी आपकी कौन सी डिजीज़ होती है? मोस्ट सीवियर होती है, लेकिन एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी डिजीज़ आपकी क्या होती है? माइल्ड होती है। तो सीवियर हेमोलाइसिस के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा होता है? फीटल एनीमिया, जॉन्डिस, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली और मेटरनल हेड्रॉप्स फिटालिस। तो मेटरनल आईजीजी क्या कर रहा होता है? क्रॉस प्लेसेंटा फीटल आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन करवा रहा होता है। फीटल हेमोलाइसिस होगा, एनीमिया होगा, जॉन्डिस होगा, लीड्स टू द हेपेटोस्प्लेनोमेगाली। सीवियर एनीमिया, हेपेटिक हाई आउटपुट फेलियर लीड्स टू द हेड्रॉप्स फिटालिस। और आरएच प्रिवेंशन के लिए हम क्या देंगे? एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अगर जॉन्डिस 24 घंटे के अंदर हो तो वो क्या है? पैथोलॉजी। क्यों? वो तो एक बीमारी है ना। लेकिन अगर 24 घंटे के बाद हो तो वो आपका क्या होती है? फिजियोलॉजिकल। ठीक हो गया? अब पॉजिटिव कॉम टेस्ट जो होता है, डायरेक्ट कॉम टेस्ट, उसके अंदर क्या देखने को मिल रही होती है? हम हीमोन एमोलाइसिस। अब डायरेक्ट कॉम टेस्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट होता है, वो हम जो है वो आगे जाके पढ़ते हैं।
अब से पहले एनाटॉमी के अंदर आपका टॉपिक आ जाता है हेमेटोपोइसिस का। हेमेटोपोइसिस के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उनका बनने का क्या कहते हैं हमें देखना होता है। याद रखें पहले जो आपका अगर कोई पूछा जाए कि आपका मेन जो स्टेम सेल्स कौन सा होता है, वो आपका होता है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, जो आपका क्या बना रहा होता है, माइलॉइड भी बना रहा होता है और लिम्फॉइड भी जो है वो आपका बना रहा होता है। जो माइलॉइड होते हैं उसके अंदर आपके आरबीसीज भी आ जाते हैं, आपके प्लेटलेट्स भी आ जाते हैं, आपके डब्ल्यूबीसी जिन्हें हम ग्रैनुलोसाइट भी कहते हैं वो भी आ जाते हैं, और आपके मैक्रोफेजेस भी आते हैं जिसे हम मोनोसाइट्स भी कहते हैं। लिम्फॉइड के अंदर जो है आपके बीटा सेल्स भी आ जाते हैं, टी सेल्स भी आते हैं और नेचुरल किलर सेल्स भी आते हैं। टी सेल्स के अंदर आपके मजीद साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी होते हैं और आपके जो है वो CD4 और CD8+ सेल्स भी होते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आपसे कोई पूछा जाए कि हेमेटोपोइटिक सेल्स के अंदर आपके माइलॉइड और लिम्फॉइड होते हैं और ये आपकी कंडीशन होती है, अगर बोन मैरो फेलियर होगा तो कौन सी कंडीशन होती है, पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया वो कंडीशन होती है जिसके अंदर सारे सेल्स जो होते हैं वो आपके कम होते हैं, विद एनीमिया, इन्फेक्शन, काज, ब्लीडिंग। ये तीन आपका ट्रायड आपने याद रखना। एनीमिया आरबीसीज की कमी की वजह से, इन्फेक्शन जो डब्ल्यूबीसीज की कमी की वजह से, प्लेटलेट्स आपकी ब्लीडिंग आपकी प्लेटलेट्स की कमी की वजह से। अब एरिथ्रोपोइटिन की जो प्रोडक्शन होती है वो आपकी एरिथ्रोपोइटिन आपकी क्या होती है, आरबीसीज की जो है वो प्रोडक्शन हो रही होती है, और टीपीओ आपको क्या होता है, आपकी प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन हो रही होती है। ठीक है, ये आपने देखना है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की। वो जो न्यूट्रोफिल्स हमारी बॉडी के अंदर वो सेल्स होते हैं जो आपके एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर आपके फर्स्ट लाइन जो है वो आपके डिफेंडर होते हैं। फर्स्ट लाइन डिफेंडर इन द एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज आपके क्या है, आपके न्यूट्रोफिल्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर आपका होता है जो बैक्टीरिया जो है वो आपको क्या एबिलिटी रखता है, आपकी फैगोसाइटोसिस की। ठीक है, एक मिनट, जो डिफेंडर होता है वो आपको कौन सा होता है, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कौन सा होता है, न्यूट्रोफिल्स। अब ये जो है वो बैक्टीरिया की क्या करवा रहा होता है, फैगोसाइटोसिस, यानी कि उसको खाने की सलाहियत भी रख रहा होता है। इसके अलावा रिस्पायरेटरी ब्रश से इसको क्या कर रहा होता है, किल कर रहा होता है। इसके अलावा एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर आपके जो बैंड्स होते हैं, आप अगर इमेज देखें ना यूएसएमएल स्टेप के अंदर, तो वो आपको ऐसा एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो न्यूट्रोफिल्स का नजर आएगा, और इसके बैंड जो है वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, जिससे आपके लेफ्ट शिफ्ट जैसे हम कहते हैं, यानी कि लेफ्ट शिफ्ट में अंदर ज़रूरत होती है कि आपकी बॉडी के अंदर एक्यूट इन्फेक्शन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिलिया क्या होता है कि न्यूट्रोफिल्स की ज़्यादा होना, हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिलिया। अगर इमेच्योर बैंड्स इंक्रीज हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि एक्यूट इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए, तो उससे हम कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट। अगर न्यूट्रोफिल मतलब किल करना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, और न्यूट्रोफिल की किलिंग हो रही है, तो उसके अंदर माइलोपर ऑक्सीडेज और हाइपोकोलेट जो होता है उसकी बैक्टीरिया की किलिंग के अंदर आपकी दोनों चीज़ें क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स का क्या मतलब होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर दो चीज़ें होती हैं, हमने पढ़ी होती हैं, बीटा-12 और फोलेट डेफिशिएंसी। तो याद रखें एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा होता है, न्यूट्रोफिल्स उसके अंदर ज़्यादा होते हैं। बैंड कब इंक्रीज होता है, जब लेफ्ट शिफ्ट होती है और एक्यूट बॉडी के अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स हमारे बीटा-12 और फोलेट के अंदर होते हैं। दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब रिकरेंट इन्फेक्शन होगा विद नो पस, उसे हम कहेंगे ल्यूकोसाइट एडिशन डिफेक्ट। ठीक है, लैट के नाम से। नेक्स्ट बात करते हैं एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट आपका आरबीसीज का बनने का प्रोसेस होता है, और आपको पता है आरबीसीज किससे रिस्पॉन्सिबल होती है, आपकी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करती है। मैच्योर आरबीसीज के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। अब आपको पता है, अब ये आरबीसीज है, इसके अंदर ना न्यूक्लियस है ना माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर ऑक्सीजन की जो सलाहियत है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अब उनके अंदर वो वाली स्पेस तो नहीं होती कि उनके अंदर न्यूक्लियस भी हो, माइटोकॉन्ड्रिया भी हो, तो वो जो स्पेस होती है उसको जो एरिथ्रोसाइट है वो कैसे यूज़ करता है कि वो ऑक्सीजन को ज़्यादा जो है अपनी बॉडी के अंदर लेके आता है। अब अगर इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो ये आपकी ग्लूकोज कहाँ से लेता है, तो याद रखें कि ये आपकी ग्लूकोज कहाँ से ले रहा होता है, एटीपी, यानी कि ग्लूकोज जो हम खाते हैं ना, उसका क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसकी ग्लाइकोलाइसिस हो रही होती है फॉर द एटीपी प्रोडक्शन, और एटीपी प्रोडक्शन से जो है वो आपकी मतलब हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी नहीं है, तो हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी जो अगर एटीपी नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, हम कुछ खा पी नहीं रहे, तो उसकी वजह से हमें ताकत भी नहीं मिलेगी और हमारे आरबीसी हमारी बॉडी के अंदर मूव ऑन भी नहीं होते। ओल्ड आरबीसी इसका लाइफ स्पैन 120 होता है। ठीक है, और जो ओल्ड आरबीसीज होते हैं उनको कौन करवा रही होती है, रिमूव बाय द स्प्लीन मैक्रोफेजेस। हमने इसको डिटेल के अंदर भी पढ़ा होता है इन डिटेल। तो आरबीसी का क्या काम होता है, एक तो ये ए न्यूक्लियेटेड बाई कनकेव सेल्स होते हैं, इसके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। एचएमपी शंट का क्या मतलब होता है कि ये आपका जो ऑक्सीडेटिव प्रोडक्शन है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। एनएडीपी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीडेटिव प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी न किसी यानी कि J6PD की जब डेफिशिएंसी होती है तो उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा होता है, ऑक्सीडेटिव हेमोलाइसिस। उसके अंदर आपका जो NADPH जो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीडेटिव प्रोडक्शन के लिए, आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब ये आपका कम होता है तो उसकी वजह से जो ग्लूटाथायोन है वो आपका बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है। क्यों, NADPH आपका इसको ये डिक्रीज करके रखता है, रिड्यूस करके रखता है। लेकिन अगर ये आपका बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए NADPH खत्म होने की वजह से, तो आपको क्या देखने को मिल रहा होता है, ऑक्सीडेटिव हेमोलाइसिस देखने को मिल रहा होता है। इसके अलावा और भी कंडीशंस हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं थ्रोम्बोसाइट्स की, प्लेटलेट्स की। वो जो थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स का क्या मतलब होता है, जो आपकी ब्लीडिंग के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। प्लेटलेट्स आपके मेगाकैरोसाइट्स होते हैं, ये आपकी प्राइमरी हेमोस्टेसिस या प्लेटलेट की प्लग फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब एडिशन के लिए आपको वॉल ब्लिडन फैक्टर और GPR1 याद रखें। अगर दो क्वेश्चन याद रखें, मैं आपको दो क्वेश्चन बता रहा हूँ, प्लेटलेट्स एडहीजन फैक्टर, प्लेटलेट्स
एग्रीगेशन फैक्टर। आपसे अगर कोई ये पूछे ना कि प्लेटलेट एडिशन फैक्टर कौन सा है, तो आपने बताना है GP1B। अगर कोई आपसे ये पूछे ना कि आपका एग्रीगेशन फैक्टर कौन सा है, तो आपने बताना है GP2B और 3 है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी इसके अंदर। और आपको पता है कि प्लेटलेट जो है वो आपका जो बॉडी के अंदर जो है वो क्या करवा रहा होता है, प्लेटलेट्स की मतलब क्लॉटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर उसके अंदर मसला आना स्टार्ट हो जाए तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, पेट शेयर, यानी कि आपको रेड पॉइंट, जो रेड पिन पॉइंट जो है वो आपको स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, एपिस्टेक्सिस देखने को मिलेगी, कम ब्लीडिंग। क्यों? प्लेटलेट कम, तो ब्लीडिंग आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा, क्लॉट फॉर्मेशन आपकी कम हो जाएगी। अब अगर डिफेक्ट को पढ़ें तो बर्नॉट सोलियर किसके अंदर होता है, GP1 के अंदर होता है। ग्लासमैन होगा तो आपका क्या होगा, GP2B, और इसके अंदर डिफेक्ट होगा पेट शेयर, एपिस्टेक्सिस, कम ब्लीडिंग होता है, यानी कि प्लेटलेट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। अब हेमरथ्रोसिस आपको पता है कि आपकी जो फैक्टर 8 होता है उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही होती है हेमरथ्रोसिस की। ठीक है, ये यूबर्ट का एक क्वेश्चन भी है। तो एडिशन किसी कौन करवा रहा होता है, GP1B। एग्रीगेशन कौन करवा रहा होता है, GP2B और 3 है। मोनोसाइट्स बच्चे कौन से होते हैं, मोनोसाइट्स ब्लड के अंदर जो है वो आपके सर्कुलेट कर रहे होते हैं टिश्यूज़ के अंदर, यानी कि जो बैक्टीरिया आपके टिश्यूज़ के अंदर पाए जाएँ, मोनोसाइट्स अंदर घुस के जो है इनको मारते हैं, यानी कि टिश्यूज़ के अंदर जाके इनकी मैक्रोफेजेस भी करवा रहे होते हैं और इनके डेंड्रोइटिक सेल भी बन जाते हैं ताकि इनके फागोसाइटोसिस भी करवाएं, साइटोकाइन्स रिलीज़ करवाएं, और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि यार और सेल्स भी तो होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन याद रखें कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर आपकी जो मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम होता है वो सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होता है। ठीक है, अगर आपको कोई क्रोनिक बीमारी है ना, कोई क्रोनिक बीमारी है, यानी कि बहुत लंबे अरसे से कोई बीमारी चल रही है, तो उसके अंदर आपके मोनोसाइट जो है वो सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो बोन मैरो के अंदर जो है मोनोसाइट होता है, मोनोसाइट जो है वो आपको फिर ब्लड के अंदर जाता है, टिश्यूज़ के अंदर एंटर होता है, और टिश्यू फॉर्म के अंदर आपके क्या होता है, मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मैक्रोफेजेस की। बच्चों, मैक्रोफेजेस जो होता है वो आपका मेजर टिश्यू रेजिडेंट फैगोसाइटिक सेल्स होता है, और ये आपके मैक्रोज, डेब्रिस, ओल्ड आरबीसी सारी चीज़ों को रिमूव करता है। स्प्लीन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका मैक्रोफेजेस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो आपके ओल्ड आरबीसीज को खाते हैं। लेकिन अगर मैक्रोफेजेस MSC2 के थ्रू एंटीजन प्रेजेंटिंग करते हैं और ग्रेनुलोमेशन फॉर्मेशन करते हैं, तो वो उसके अंदर सेंट्रल रोल प्ले जो है वो कर होते हैं मैक्रोफेजेस के अंदर। दैट्स वाई देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द TB एंड सार्कोइडोसिस, वो मैं आपको डिटेल के अंदर पढ़ा चुका हूँ। मोनोसाइट्स का क्या मतलब होता है, टिश्यूज़ की मैक्रोफेजेस होना। मैक्रोफेजेस आपको फैगोसाइटोसिस और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी होते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, जो आपके रियल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं ना, वो आपके आगे हम जो है वो पढ़ेंगे। डेंड्राइटिक सेल्स आपके मेजर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, उनका काम ही सिर्फ ये होता है, लेकिन मैक्रोफेजेस भी यही काम कर रहे होते हैं। ओल्ड आरबीसीज की रिमूवल भी यही करवा रहा होता है। एंटीबॉडी कोडिया आरबीसीज मैक्रोफेजेस की डिस्ट्रक्शन, एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलाइसिस जो है वो आपके मैक्रोफेजेस रोल प्ले कर रहे होते हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन के अंदर आपको मैक्रोफेजेस रिस्पॉन्सिबल होंगे। याद रखें, TB के अंदर हमेशा आपको ग्रेनुलोमा देखने को मिलेगा, लेकिन सार्कोइडोसिस के अंदर आपको नॉन केजिएटिक ग्रेनुलोमा देखने को मिलेगा, नॉन, और इसके अंदर आपको केजिएटिक ग्रेनुलोमा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं डेंड्राइटिक सेल। बच्चों, डेंड्राइटिक सेल आपके मेन एंटीजन, प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग होते हैं, जिस तरह हमारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर होते हैं। हम भी तस्वीरें बनाते हैं मोबाइल से, ऐसी बात है ना, लेकिन मेजर काम किसका होता है, प्रोफेशनल फोटोग्राफर का होता है। तो डेंड्राइटिक सेल जो सब आपके प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं, जो आपके एंटीजन को कैप्चर करके उसकी तस्वीर लेके लिम्फ नोड्स के अंदर जाके T सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और उनके खिलाफ क्या बना रहे होते हैं, एडाप्टिव इम्यूनिटी बना रहे होते हैं, ताकि आगे जब ये नेक्स्ट उसके बाद ऐसा किसी किस्म का कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा, तो हमारे एंटीबॉडीज उनके ऊपर क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। तो डेंड्राइटिक सेल आपके एंटीजन को कैप्चर करते हैं, लिम्फ नोड्स की तरफ जाते हैं, एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं। MSC क्लास 2 के अंदर T सेल 4 की एक्टिवेशन होती है, और मोस्ट एफिशिएंट AP सेल यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं फॉर नेटिव T सेल, यानी कि नेटिव T सेल्स को जाके जो है वो आपके क्या कर होते हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। बच्चों, सिनोफिल्स जो होता है वो पैरासाइट और एलर्जी जो होता है तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है, और ग्रेन्यूल्स के अंदर मेजर बेसिक प्रोटीन यानी कि MBP। इसके मैंने आपको MCQs भी करवाए होते हैं, अगर आप देखें यहाँ पे, तो MBP के अंदर जो है वो जो पैरासाइट्स होते हैं वो आपको डैमेज कर रहे होते हैं। और हिस्टामिन जो अस्थमा एलर्जी ड्रग्स के अंदर जो आपके या हेलमिंथिक इन्फेक्शन को सिनोफिल जो है वो आपके ब्रेक डाउन करवा रहा होता है। हेलमिंथिक इन्फेक्शन वो होते हैं जो आपके बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको तोड़ने के लिए हेलमिंथिक पैरासाइट को सिनोफिल जो होता है वो इंक्रीज होता है। सिनोफिल ग्रेन्यूल्स लीड्स टू द मेजर बेसिक प्रोटीन। अब जो मेजर बेसिक प्रोटीन्स होता है वो आपका ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होता है, और वो आपके हेलमिंथिक इन्फेक्शन को जो है वो तोड़ने के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेसोफिल्स की। याद रखें, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ बेसोफिल्स एंड देयर इज़ अ मास्ट सेल्स। याद रखें, बी से बेसोफिल्स, और ये आपके किसके अंदर होता है, ब्लड के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है बेसोफिल्स किसके अंदर होता है, ब्लड के अंदर होता है, और ये इसके अंदर IgE प्रेजेंट होता है। बच्चों, जो बेसोफिल्स होते हैं वो आपके रेयर ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, और ये आपके हिस्टामिन और हेपरिन के अंदर होते हैं, और ये आपके IgE मीडिएटेड एलर्जी रिएक्शन को जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं, और फंक्शनली आपके मास्ट सेल जैसे होते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो रोल प्ले कर रहा होता है वो आपको कौन रोल प्ले कर रहा होता है, मास्ट सेल्स। यानी कि एलर्जी के अंदर आपका कोई भी हो वो टिश्यू रेजिडेंट सेल्स होते हैं, एलर्जी और एनाफिलैक्सिस के अंदर सेंटर रोल प्ले कर रहा होता है तो मास्ट सेल्स होते हैं। लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस कि ये आपके किसके अंदर होते हैं, टिश्यूज़ के अंदर। एलर्जी इन द ब्लड होगी तो वो आपके बेसोफिल्स रिस्पॉन्सिबल
अवेलेबल है। टिश्यूज़ के अंदर होगी मोस्ट कॉमनली, जो होती भी है टिश्यूज़ के अंदर, तो वो आपके मास्ट सेल्स होते हैं। और आईजी क्रॉस लिंकिंग जो होता है वो उससे मास्ट सेल्स की डिग्रेडेशन होती है और एंटी हिस्टामिन जो सब आपके रिलीज़ होते हैं और उसके ल्यूकोट्राइन्स और ट्रिप्टेज जो है वो रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो मास्ट सेल्स किस में और होते हैं? टिश्यूज़ के अंदर, जिस तरह हमने बेसोफिल्स का पढ़ा। और आईजी जो है वो बॉन्ड कर होता है एफसी रिसेप्टर्स के साथ। ये हमने डिटेल के अंदर जो है वो हमने डिटेल लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की। बच्चों जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो आपके अभी इम्यून सिस्टम से स्टार्ट हो गया, जो हमारे लिम्फॉइड चीज़ें हैं। अब लिम्फॉइड जो होता है वो आपके इम्यून सिस्टम का जो मेजर सेल्स होते हैं, इसके अंदर आपके बीटा सेल्स और टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स तीनों चीज़ें आ जाती हैं। बीटा सेल्स क्या कर रहे होते हैं बेटा? बीटा सेल्स आपके एंटीबॉडीज़ बना रही होती है। टी सेल्स सेलुलर इम्यूनिटी के लिए होते हैं। नेचुरल किलर सेल्स जो होता है वो आपका ट्यूमर सेल्स नॉट द एक्टिव सेल्स, ट्यूमर सेल्स जो होते हैं, जो लार्ज सेल्स जो पड़े होते हैं, उसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर आपका आ जाते हैं नेचुरल किलर सेल्स। बच्चे नेचुरल किलर सेल्स जो है इनिएट लिम्फोसाइटिक रोल प्ले जो कर रहा होता है, यानी कि ये बिना किसी सेंसिटाइजेशन के जो है वो आपका वायरस को जो है वो मारने की सलाहियत रखता है, या जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उनको किल करने की सलाहियत रखता है। लो MSC1 वाले जो सेल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं, जो आपके टारगेट होते हैं। तो नेचुरल किलर सेल्स किस लीड्स टू द इनिएट, यानी कि पहले लिम्फोसाइट्स होते हैं, इसके अंदर कोई सेंसिटाइजेशन की रिक्वायर्ड नहीं होती। लो MSC जो है वो नेचुरल किलर सेल्स की एक्टिवेशन करवा रहे होते हैं। और परफोरिन और ग्रे एंजाइम जो होते हैं, इसके दो एंजाइम होते हैं जो अपप्टोसिस करवा रहे होते हैं और इसके अंदर किसी किस्म का भी डेब्रिस वगैरह नहीं रखते, यानी कि ये ऐसे क्लियर करते हैं जैसे यहाँ पे कोई चीज़ पहले थी ही नहीं। बच्चे फिर बात करते हैं बीटा सेल्स की। बीटा सेल्स जो होते हैं वो आपके बोन मैरो के अंदर मैच्योर होते हैं और ये आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर रोल प्ले कर होते हैं, यानी कि एंटीजन की स्टिमुलेशन के लिए, कि स्टिमुलेशन बनाना है थ्रू द टी सेल्स एंड टू द प्लाज्मा सेल्स, तो ये आपका रोल प्ले कर होता है बीटा सेल। जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बीटा सेल के पास वो चीज़ लेके आता है, तस्वीर लेके आता है कि ये मैंने कैप्चर किया और ये ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ, तो बीटा सेल का वहाँ से काम स्टार्ट हो जाता है कि वो टी सेल्स के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा होता है और वहाँ से जो है वो आपका प्लाज्मा सेल उसके एंटीबॉडीज़ बना रहे होते हैं, ठीक है। तो बोन मैरो जो है वो बोन मैरो टू द बी सेल्स मैच्योरेशन और एंटीजन स्टिमुलेशन टू द लीड्स टू द प्लाज्मा सेल जो है वो एंटीबॉडीज़ की जो है प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। टी सेल्स जो होते हैं वो आपको टी से टी और टी से थाइमस। तो बोन मैरो का जो रीजन होता है वो आपका क्या होता है? बोन मैरो से कहाँ निकल के बोन में बनता बोन मैरो के अंदर है, लेकिन उसकी जो मैच्योरेशन है उसको जो पास्ता बड़ा करता है वो आपका क्या होता है? टी सेल्स होता है। इसके अंदर दो किस्म के सेल्स होते हैं, CD4 और CD8। आपने काफ़ी दफ़ा पढ़ा होगा। CD4 जो होता है वो आपका क्या होता है? MHC2, ठीक है। और CD8 क्या होता है आपका? MHC1। तो ये MHC2 और ये आपका MHC1। अब जो आपका CD4 होता है उसको कहते हैं हेल्पर टी सेल। क्या कहते हैं आपका? हेल्पर टी सेल। और आपका जो साइटोटॉक्सिक सेल्स होता है वो आपको क्या होता है? CD4 होता है। और CD4 रिकॉग्नाइज करता है MHC1 को, CD4 करता है आपका MHC1 को। बच्चों लास्ट वन द टॉपिक हेयर इज़ आपका प्लाज्मा सेल। बच्चों जो प्लाज्मा सेल होते हैं वो आपका जो डिफरेंशिएट करते हैं बीटा सेल्स को, और इनका काम क्या कर होता है? एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करना हमारी बॉडी से, यानी कि बीटा सेल्स आपकी प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं, टी सेल्स उनको इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है ना। प्लाज्मा सेल जो है तो उन एंटीबॉडीज़ को बना के जो है वो आपकी बॉडी के अंदर सिक्रीट कर रहे होते हैं कि अगर वहाँ से है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि बीटा सेल जो है वो आपके लीड्स करते हैं प्लाज्मा सेल में। प्लाज्मा सेल जो आप एंटीबॉडीज से सिक्रीट करवाते हैं। मॉर्फोलॉजी के अंदर इसका इसेंट्रिक न्यूक्लियस होता है। इसेंट्रिक कैसे होता है? ये आपका ये साइड के ऊपर ऐसे इनका न्यूक्लियस पड़ा होता है। क्लॉक फेस क्रोमेटिन होता है, यानी कि इस तरीके से, जैसे क्लॉक फेस क्रोमेटिन होता है इस तरीके से। और प्री न्यूक्लियर HF, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो है इसके अंदर जो प्री न्यूक्लियर हाफ होता है, इनके प्लाज्मा जो सेल मैग्नेंसी है उसके अंदर आपके मल्टीपल मेलोमा है, उसके अंदर जो है वो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर होते हैं। मैग्नेंसी लीड्स टू द मल्टीपल मेलोमा, और उस कंडीशन के अंदर आपके जो प्लाज्मा सेल है वो एंटीबॉडीज़ को जो है वो रिलीज़ करवा रहे होते हैं। तो प्लाज्मा सेल इनटू द एंटीबॉडीज़ फैक्ट्री। अगर मल्टीपल मेलोमा का अगर आप एक निमोनिक याद रखें तो आपने मैंने 3 चीज़ें पढ़ाई थी। एक M स्पाइक 2 M's के नाम से, एक M स्पाइक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ और क्रैब के नाम से। क्रैब के नाम से क्या था? हाइपरकैल्सीमिया, रीनल फेलियर, एनीमिया एंड बोन पेन रेया। ये चीज़ बेटा। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो आपका आता है थर्ड वन इज़ जो सेक्शन 2 है फिजियोलॉजी का, वो आपका हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैंने अभी आपको पीछे पढ़ा के आया था। ये आप जब तक डिटेल लेक्चर नहीं लेंगे तो आपको वो एक ग्राफ वहाँ पे बुक के अंदर बना हुआ है। यहाँ पे आपका अडल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका फीटल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका सिकल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका C लिखा हुआ है। तो उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि हीट जो हमारे यहाँ पे क्या होते हैं आपके एनोड होते हैं और यहाँ पे आपके क्या होते हैं? कैथोड होते हैं। आपको जो आपके HB होते हैं उसके ऊपर आपके कौन से वो होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो वो आपके किस तरफ जो है वो मूव कर रहे होते हैं, वो आपने जो है यहाँ पे पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये आपको उसी से समझ आएगी। बस इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है वो आपका डिफरेंट हीमोग्लोबिन टाइप्स की सेपरेट किया जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन A है, हीमोग्लोबिन A2 है, फीटल है, सिकल है, C है, उस पर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। ये आपको डिटेल लेक्चर लेंगे तो आपको समझ आएगी। बच्चों नेक्स्ट जो सा टॉपिक है ये आपको मैं समझाता हूँ। बच्चों एक कॉन्सेप्ट याद रखें, अगर ये मैंने डिटेल के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है बेटा। अगर RBCs के ऊपर याद रखें कि अगर आपके RBCs के ऊपर एंटीबॉडीज़ अटैच्ड हैं और आपने देखना है एंटी इम्यून हेमोलाइटिक अनीमिया,
कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ जो है वो आपके आरबीसीज़ के साथ अटैच है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, विच इज़ कॉल्ड एज ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, यानी कि आरबीसीज़ की डिस्ट्रक्शन। तो उसके लिए हम करवाएंगे डायरेक्ट कॉम्स टेस्ट। लेकिन अगर हम किसी और के ब्लड, यानी कि अगर हमने ट्रांसफ्यूजन, बिफोर ट्रांसफ्यूजन हमने कोई टेस्ट करवाना है तो वो हम करवाएंगे इनडायरेक्ट कॉम्प टेस्ट। क्या कराएंगे? इनडायरेक्ट कॉम्प टेस्ट। किस लिए? सीरम एंटीबॉडीज़ देखने के लिए। यानी कि अगर मेरी बॉडीज़ के अंदर ऐसे एंटीबॉडीज़ फिर रहे हैं और वो हमारे आरबीसी के साथ अटैच नहीं है, लेकिन अगर मुझे किसी ब्लड की ज़रूरत है, ठीक है, यानी कि मैं रेसिपिएंट हूँ और डोनर कोई और लड़का है, अली डोनर है, अली के आरबीसीज़ को हम लेंगे, हमारे सीरम के अंदर जो है वो डालेंगे। अगर आरबीसीज़ डालते ही हम मेरे एंटीबॉडीज़ इस पर अटैक करें तो मुझे बताएं कि अली के जो ब्लड है वो मेरे लिए ठीक होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। इसलिए अगर एग्लूटिनेशन नहीं यहाँ पे होती, एग्लूटिनेशन का मतलब ये होता है कि आपके आरबीसीज़ के गुच्छा बन जाना आरबीसीज़ के साथ, ठीक है। अगर गुच्छा बन जाता है तो इट मीन्स अली का ब्लड मेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन अगर एग्लूटिनेशन नहीं होती तो इसका मतलब है अली का ब्लड मैं ले सकता हूँ। यहाँ पे भी ऐसी है, अगर यहाँ पे एग्लूटिनेशन हो जाती है, यानी कि आरबीसीज़ आपके एंटीबॉडीज़ आपके आरबीसी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, इसका मतलब है एग्लूटिनेशन, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया हो रहा है। लेकिन अगर एग्लूटिनेशन नहीं होती तो इसका मतलब है हमारी बॉडी के अंदर कोल्ड ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया होता है। दो चीज़ें याद रखें, वार्म ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया है तो उसके अंदर क्या होगा? IgG। अगर कोल्ड है ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया तो आपका क्या होगा? IgM। बेटा याद रखें, IgG होता है वो आपका लॉन्ग प्रोसेस के अंदर होता है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि IgG कब होता है तो आपने बताना है IgG तब होता है जब आपका इन्फेक्शन होने के बाद मेमोरी जो मेमोराइज होते हैं वो आपके IgG होते हैं। लेकिन अगर आपका एक्यूट इन्फेक्शन होता है तो उसके अंदर IgM बहुत ज़्यादा होते हैं, कि IgM जो है वो पहले इन्फेक्शन हो तो IgM निकलेंगे और बाद में वो मेमोरी जो सी सेव्ड हो जाती है कि बाद में अगर ये आएंगे तो वो IgG होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई थिंक मेरे लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हेमाटोलॉजी का, विच इज़ प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। याद रखें प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन कैसे होती है। पहले जब भी वेसल की इंजरी होगी तो आपको कोलाजन एक्सपोजर होगा। नॉर्मल आपके अगर ये ऐसे एंडोथेलियम है और उसके अंदर किसी किस्म की इंजरी नहीं हुई तो कभी भी प्लेटलेट्स यहाँ से गुजरते हुए अटैच नहीं होंगे, ये बात याद रखें। लेकिन अगर इंजरी हुई है एंडोथेलियम की तो आपके सबसे पहले आपको एंडोथेलियम और न्यूरल रिफ्लेक्स जो है वो आपके रिलीज़ होते हैं, जो आपका किसका काम कर होते हैं? वैसो कंस्ट्रक्शन का काम कर होते हैं। हमने डिटेल के अंदर जो है वो आपका ऑलरेडी पढ़ा है। फिर उसके बाद जब कोलेजन एक्सपोजर होती है तो उसके स्टोर्ड अल्फा ग्रेन्यूल्स के अंदर जो है आपके स्टोर्ड जो है वो आपके VDOF जो है वो पड़े होते हैं, ठीक है। VDOF क्या काम कर रहा होता है? VDOF जो है वो आपका कोलेजन के साथ जो है वो आपका अटैच होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो कोलेजन है वो उसके अंदर जो है GP1 भी वो VDOF के साथ जो अटैच होता है। जब GP1 अटैच होता है तो प्लेटलेट्स की यहाँ पे एडिशन होती है, मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया। प्लेटलेट एक्टिवेशन कौन कर रहा होता है? ADP और थ्रोम्बोक्सिन A2। जब इसकी एक्टिवेशन होती है प्लेटलेट की तो GP2 भी उनके साथ जाके अटैच हो जाता है और GP2 भी जो है वो मजीद जितने भी प्लेटलेट्स होते हैं उनको जो है वो आपको क्या कर रहे होते हैं? एग्रीगेट जो है वो आपका कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपकी जाके प्राइमरी जो प्लेटलेट की फॉर्मेशन जो है वो होती है और ये आपका क्या होता है? अनस्टेबल क्लॉट। क्या होता है आपका? अनस्टेबल क्लॉट। प्लेटलेट की प्लग, यानी कि प्लेटलेट आपके यूँ ऐसे इकट्ठे हो के, ऐसे जितने थे यहाँ पे इकट्ठे हो के, यहाँ पे एंडोथेलियम की इंजरी हुई और VDOF आया, ये GP1 भी आया और इसके खिलाफ यहाँ पे प्लेटलेट जो इसके साथ अटैच हुआ और इसके साथ GP2 भी और मजीद जो है वो प्लेटलेट इसके साथ क्या होना स्टार्ट हुए? अटैच हुए और ये पूरा क्या हो गया? प्लेटलेट प्लग बन गया और ये आपके वेसल्स को क्या कर गया? यहाँ पे आपके ब्लॉक कर गया, ठीक है। अब फिर आ जाते हैं थ्रोम्बोजेनेसिस। थ्रोम्बोजेनेसिस के अंदर क्या होता है? थ्रोम्बोजेनेसिस के अंदर आपका जो थ्रोम्बोस है यानी कि क्लॉट की फॉर्मेशन होता है वो होता है और इसके अंदर आपने वर्कोफ्टाइट को याद रखना है, यानी कि एंडोथेलियम इंजरी हुई, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो हुआ और हाइपरकोगुलेबिलिटी होती है, ठीक है। थ्रोम्बोसिस के अंदर यानी कि आपका सेकेंडरी जो से चीज़ होती है उसके अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन और स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और थ्रोम्बस फॉर्मेशन के अंदर आपका वर्कोफ्टाइट आपने जो याद रखने की पूरी आपने जो चीज़ें याद रखनी है। आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस विच इज प्लेटलेट रिच वेनस है तो फिब्रिन और आरबीसी रिडीविटी है तो एम्बुलेंस है विद पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। ये भी हमने आज ही परसों कल जो है लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ा था। कोएगुलेशन पाथवे क्या होता है बच्चों? कोएगुलेशन पाथवे प्राइमरी हेमोस्टेसिस से सेकेंडरी हेमोस्टेसिस, यानी कि आपकी अनस्टेबल क्लॉट बना था उसको हमने स्टेबल क्लॉट करना है तो उसके लिए हमारे कोएगुलेशन पाथवे जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब कोएगुलेशन रिस्पॉन्सिबल कैसे होता है कि इसके अंदर आपके इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और कॉमन पाथवे होता है। अभी मैंने बहुत डिटेल में समझाया, मैंने शॉर्टली आपको बता देता हूँ। इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर आपके हर चीज़ होगी, ठीक है ना, हर चीज़, यानी कि आपके घर के मसले। इसके मैं एक एग्जांपल जो मैंने दी थी कि ये है कि आपने घर के अंदर आपने 3 लोग रह रहे हैं PTT और बाहर आपने 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़ाए हैं जिसका नाम है PT। तो बाहर के कोई भी मसला होगा उसके में कौन प्रोलॉन्ग्ड होगा? PT एक्सट्रिंसिक।
बाहर के मसले। अगर अंदर के कोई मसले होंगे तो उसके अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? PTT। इससे ज़्यादा मैं आपको डिटेल में वो मैंने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, लेकिन इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर बच्चे याद रखें PTT ज़्यादा होते हैं। एक्सट्रिंसिक में आपका सिर्फ 7 रिस्पॉन्सिबल होता है और PT वाला होता है। कॉमन में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो फैक्टर 5 होता है, बाकी 5 to 1 होता है। 5 to 1 क्या होते हैं बच्चों? याद रखें, जो आपका 2 होता है वो आपका प्रोथ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन के अंदर चेंज होता नहीं है कि आपका थ्रोम्बिन। उसके अंदर 1 जो होता है वो आपका क्या होता है? फैब्रिन, फैब्रिनोजेन 2, यानी कि थ्रोम्बिन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फैब्रिनोजेन 2, फैब्रिन तो वो आपका क्या होता है? फैक्टर 1 होता है, ठीक है। और जो आपका फैक्टर 8 होता है और 13, ये आपका स्टेबलाइजिंग कोलाइडिंग फैक्टर, या आप इमेज देखेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। काइनिन पाथवे क्या होता है, विच इज़ द लास्ट टॉपिक जो हमने आज डिटेल के अंदर पढ़ा है, हमारी 1 घंटे की क्लास हुई थी। तो बच्चे काइनिन पाथवे के अंदर आपकी जो इन्फ्लेमेशन या कोआगुलेशन है वो लिंक्ड होती है, ठीक है। इसके अंदर 2 टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, एक पूरा कोआगुलेशन वगैरह आप पढ़ेंगे और एंटी कोआगुलेशन पढ़ेंगे। बच्चों याद रखें, इसके अंदर 2 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, एक विटामिन के होगा, ठीक है, एक्टिव फॉर्म के अंदर, तभी जाके जो आपके फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर कौन कौन से? 7, 2, 7, 9, 10, C, S, ये एक्टिवेट होंगे। फैक्टर 8 नहीं होगा तो ये भी एक्टिवेट नहीं होगा। और इसके अंदर भी आपको जो सा वो मैंने जो पाथवे वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इस पाथवे के अंदर आपने इस चीज़ को जो है वो लाजमी याद रखना है कि आपका जो विटामिन के है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फैक्टर्स की एक्टिवेशन के लिए, और फिर जो है वो आपके एक्टिवेशन होते हैं आपके जो कोआगुलेशन के अंदर जो है वो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। प्रोटीन सी जो होता है वो आपका नेचुरल जो होता है, एस जो होता है वो इसका को फैक्टर होता है, सी को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, ठीक है। तो विटामिन के नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, और ब्लीडिंग जो है आपकी क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगी, और ब्लीडिंग हमारी बॉडी के अंदर क्या होती रहेगी? ज़्यादा होती रहती है। फिर इसके अलावा आपके एंटीकोगुलेंट्स होते हैं जिसके अंदर हमारे हेपरिन होते हैं, वारफरिन होते हैं। फिर आपके एंटी फिब्रोलाइटिक्स होते हैं जिसके अंदर आपके TPA जो होते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज होते हैं जो आपके क्लॉट को तोड़ते हैं। याद रखें बच्चों, वारफरिन हेपरिन तब होते हैं जब आपकी क्लॉट फॉर्मेशन को डिसॉल्व करना, यानी कि अभी आपके 70% तक या 90% तक अभी क्लॉट बन रहा है। लेकिन अगर पूरा का पूरा आपका क्लॉट बन चुका है और किसी किस्म की भी स्पेस नहीं है तो बेटा ये कभी भी हेपरिन वारफरिन का काम नहीं है, थ्रोम्बोलाइटिक्स का काम होता है जिन्हें तोड़ना होता है, जिसके अंदर हम TPA देते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज देते हैं, ठीक है। तो ये आपने जो है वो डिफरेंस याद रखना है। इसके अंदर 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, कैलिकर्निन हमारी बॉडी के अंदर जब भी हमें चोट लगती है, हमारी ब्लीडिंग होती है, उसके अंदर हमारी कैलिकर्निन का मतलब क्या होता है? काइनिन पाथवे। तो काइनिन पाथवे का मतलब ये होता है कि आपका जो रिलीज़ होना, यानी कि क्या रिलीज़ होना? काइनिन का, ब्रैडिकाइनिन का रिलीज़ होना। और ब्रैडिकाइनिन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों? पेन, ब्रैडिकाइनिन, पेन, वैसोडाइलेशन और एडिमा। जब भी हमें चोट लगती है तो आपके ब्रैडिकाइनिन जो रिलीज़ होते हैं, जो हमें पेन का भी काज कर रहे होते हैं, वैसोडाइलेशन भी करवा रहे होते हैं, और एडिमा भी कहीं ना कहीं जो है वो काज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बात याद रखनी है कि जो एस इनहिबिटर्स हम देते हैं, आपको कफ जब भी हो रही होती है एस इनहिबिटर्स की वजह से हो रही होती है। क्यों? एस इनहिबिटर्स आपके क्या कर रहे होते हैं? ब्रैडिकार्डिया को क्या कर रहे होते हैं? ज़्यादा कर रहे होते हैं। जब ब्रैडिकार्डिया ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से एंजियोडीमा या कफ होती है। दैट्स वाई अगर जिन पेशेंट को एस इनहिबिटर से ड्राई कफ हो तो हम उन्हें एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स देते हैं, और ये क्वेश्चन भी आता है हमारे NRE के अंदर। क्लियर बच्चों? सो दिस इज़ ऑफ इट फॉर द टुडे ऑफ द संडे, क्योंकि मैंने डिटेल लेक्चर ऑलरेडी पढ़ाए हैं, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे डिटेल लेक्चर, मंडे से हमारी इंशाल्लाह 2 घंटे की जो है वो क्लास होंगी। ऑलरेडी जो है वो हमारे 6 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप जो है वो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके हमसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपको ये सारे सिस्टम्स जो है वो आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा भी आपको बहुत सी चीज़ें देखेंगे कि यू वर्ल्ड की डिस्कशन क्या है, ये यू वर्ल्ड के नोट्स जो है वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा।